लास्ट क्लास में तो अपन ने शुरुआत कर दी थी, चैप्टर का बेसिक पार्ट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, कौन कौन से लेवल्स पर आप इकोलॉजी को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियो इकोलॉजी, है ना। इसके बाद आगे हम लोगों ने बात करी थी कि भाई देखो, अगर हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करें तो वो शुरू होती है कहाँ से, ऑर्गेनिज्म लेवल से, और वो जाती है टिल बायोस्फीयर। हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर केवल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस को डिस्कस करना था। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पॉपुलेशंस को डिस्कस करने की। कुछ बातें पॉपुलेशन की लास्ट क्लास में कर ली थी हम लोगों ने ना, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ी थी, सिस्टर पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन क्या होती है। आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हाँ जी, क्या होते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स? देखो, एट्रीब्यूट्स को अगर मैं सीधे शब्दों में समझूं तो वो होते हैं कैरेक्टर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या क्या फीचर्स या क्या क्या कैरेक्टर्स आपको एक पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब पॉपुलेशन के लिए हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स कंसिडर कर सकते हैं? तो मैंने कहा सर सबसे पहला एट्रीब्यूट जो आप कंसिडर कर सकते हो वो है एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक, उसके बाद आप और क्या कंसिडर कर सकते हो? तो सर हमने कहा यहाँ पर हम लोग सेकंड जो कैलकुलेट कर सकते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट निकाला। इसके बाद हम निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। बर्थ रेट, डेथ रेट बेसिक समझें तो हमने कहा बर्थ रेट का मतलब होता है कि इन पॉपुलेशन कितने नए इंडिविजुअल्स ऐड हुए, डेथ का मतलब होता है कितने कम हो गए। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आप डेंसिटी बताते हो कि सर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इतने लोग प्रेजेंट हैं, है ना, या फिर टोटल पॉपुलेशन जो है वो इतनी है। तो ये है आपके पास क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद आप पढ़ते हो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है ना, कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है या और भी फैक्टर्स हैं। तो अगला आ जाता है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं एज पिरामिड्स एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ रेट्स। ठीक, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग आज इस पॉपुलेशन के डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट की। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज पिरामिड्स एंड ग्रोथ रेट्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एट्रीब्यूट,
बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है भाई? हाँ जी, ये समझने से पहले हम पर कैपिटा एक टर्म है उसको समझते हैं। पर कैपिटा का मतलब होता है पर इंडिविजुअल। इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि मान लो तुम्हारी क्लास में एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अपन आउट ऑफ 10 कंसिडर कर लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो हमने कहा कि एक इंडिविजुअल के मार्क्स आ रहे हैं 5, बी इंडिविजुअल के मार्क्स आ रहे हैं 2, सी इंडिविजुअल के मार्क्स आ रहे हैं 6, डी इंडिविजुअल के मार्क्स आ रहे हैं 8, ई इंडिविजुअल के मार्क्स आ रहे हैं 4 और एफ के मार्क्स आ रहे हैं 5। मैंने अलग अलग इंडिविजुअल्स के मार्क्स को देखा, क्या सबके मार्क्स सेम है? नो सर। सबके मार्क्स सेम नहीं है, लेकिन अब मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा। मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? इस पॉपुलेशन का एवरेज कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? कितने इंडिविजुअल्स हैं? 6। टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं? 30। तो टोटल अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना हो गया? 30 अपॉन 6। एवरेज कितना हो गया? अब एवरेज का मतलब क्या है? क्या सबके नंबर 5 है? क्या सबका नंबर 5 है? लेकिन मैं जब बाहर से देखूंगा, इस पॉपुलेशन को देखूंगा, तो मैं इस पॉपुलेशन का, मैं इंडिविजुअल का एवरेज नहीं बता, मैं बता रहा हूं कि अगर आप पॉपुलेशन एज अ पॉपुलेशन बात कर रहे हो तो पर इंडिविजुअल कितना एवरेज आ सकता है उसको मैं बोलता हूं पर कैपिटा। मेरी बात समझ आ रही है क्या? जब मैं एज एन इंडिविजुअल इसकी बात कर रहा हूं, इसका 5 है, इसका लेकिन कितना है? 2। लेकिन मैं इनका ओवरऑल एवरेज जब कैलकुलेट कर रहा हूं तो एवरेज कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से हम पर कैपिटा कैलकुलेट करेंगे डेथ रेट और बर्थ रेट। मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी भी जगह पर एक इंडिविजुअल की बर्थ कैपेसिटी को नहीं देखेंगे कि यार एक घर में 4 बच्चे पैदा हुए, एक घर में 10 बच्चे पैदा हुए। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। हम इसका क्या करेंगे? जैसे 10 घरों की सैंपलिंग करी तो हम वो 10 से डिवाइड करके निकालेंगे पर कैपिटा जो ग्रोथ हो रही होगी पॉपुलेशन की, कितने बर्थ्स हुए उसको हम बोलेंगे बर्थ रेट। क्या बोलेंगे? बर्थ रेट। सेम कितनी डेथ्स हुई और कितने सैंपल लिए, जब उससे डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका डेथ रेट। मेरी बात समझ आ रही है? तो समझ आ रहा है हम कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट करेंगे? तरीका समझ आ गया? तो ये एवरेज मेथड है ना? हम क्या कर रहे हैं? एवरेजिंग कर रहे हैं। तो 5, ये अपन ने क्या लिया था? मार्क्स के सैंपल लिए था, है ना? 5 मार्क्स पर स्टूडेंट जो एवरेज आ रहा है, ठीक। तो मार्क्स का जो रेट है वो क्या हो गया आपका? ये हो गया। अब हम इसी को रेसिप्रोकेट करते हैं किसमें? सबसे पहले बर्थ रेट। हाँ जी, तो बर्थ रेट को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूं इसको? बताओ। नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय टोटल इंडिविजुअल। नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ठीक। इसी तरह से आप
क्या दोनों समझ आ गया हमें? बोलो, क्या दोनों क्लियर है? यस सर। टाइम नहीं आएगा पर ईयर या अभी बताता हूँ। ये टाइम आपको क्वेश्चन या कंडीशन के हिसाब से देखना है। इसको एक क्वेश्चन से अपन समझते हैं, है ना, हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इन अ लोटस पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट्स। ठीक है, तो आपको पॉपुलेशन का नंबर दे दिया है कितना? 20। अब इसके बाद मैंने कहा कि इन नेक्स्ट 1 year 8 न्यू लोटस प्लांट्स were added in the pond. Then calculate birth rate. अब कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट या डेथ रेट को निकालने का फॉर्मूला जो है वो बहुत सिंपल है कि हम क्या करते हैं, चेंज को देखते हैं। क्या देखते हैं? चेंज। तो अपना चेंज जो है वो कितना है, इसको मैंने मेंशन कर दिया डेल्टा एन, यानी चेंज इन नंबर अपॉन इनिशियल इनटू टाइम। ठीक, अब आप निकालो डेल्टा एन कितना है आपका? 8 है। इनिशियल कितना था? 20। टाइम कितना है? 1 ईयर। अपने को मेंशन यही किया है तो अपन ईयर में ही निकालेंगे, है ना। अपन इसको डेज में कन्वर्ट या आवर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो टाइम दिया है उस हिसाब से निकालेंगे। आपका क्या आंसर आएगा? 8/20 तो अरे 0.4 समझ आ गया? अब इससे क्या ये पता लग रहा है कि भाई एक लोटस प्लांट 0.4 प्लांट बना रहा है? नहीं, हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि एवरेज जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, वो कितना है? 0.4 है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमेशा हम कह रहे हैं डेथ रेट and birth rate are calculated as per capita or per individual. क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ रही है ना? अब अपन एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो फिर से हमारी एनसीईआरटी का है, और इसके अंदर आपको डेथ रेट पूछा गया कि पहले वीक में फ्रूट फ्लाइज का जो नंबर था ठीक।
निकाल सकते हो आसानी से। फॉर्मूला वही सेम लगेगा, 0.1 डेथ रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा एन अपॉन एन टी। अब आपने आप कैलकुलेट करो इसको। 0.1 death per week. निकाल लोगे आराम से। अब देखो टाइम का जो आपका फैक्टर है वो आप क्वेश्चन के हिसाब से कंसिडर कर रहे हो। अब आपको टाइम 1 वीक में दे रहा है ना, कि एक वीक में चेंज कितना हुआ। फर्स्ट वीक में इतना था, सेकंड में इतना हो गया, यानी एक हफ्ते में जो चेंज हुआ वो कितना हो रहा है। आप कैलकुलेट करोगे सर, डेल्टा एन आया हमारे पास 4, टोटल थे 40, टाइम था 1 वीक, यानी कि 0.1 डेथ Per week. पर वीक। इज इट क्लियर? अब कोई ऐसा तो है नहीं कि 0.1 इंडिविजुअल मर रहा है, लेकिन हम रेट निकाल रहे हैं। बात समझ आ रही है अच्छे से? क्लियर? चलो लिखना शुरू करें। अच्छा क्लियर है ना अच्छे से? डेथ रेट, बर्थ रेट में किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, अपन आगे बढ़ें। चलो देखो एग्जाम्पल है समझाने के लिए, अगर तुम लिखना चाहो ठीक, नहीं तो वरना टॉपिक से शुरू करते हैं अपन। ये लिखना है क्या? तुम्हें पता है एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, तो बेसिक एवरेजिंग समझाइए यहाँ। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। देखो चैप्टर्स बहुत ही इजी हैं समझने में, कोई ऐसी बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है जैसे हम लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा, मॉलिक्यूलर पढ़ा। यहाँ ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिली, बहुत इजी है। तो है ना, चैप्टर्स कोशिश करें कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो अपन तैयारी भी उसी हिसाब से करें चैप्टर की। चलो डन। सर इसमें अगर 1 वीक में 7 डेज लिख देते तो अपन पर डे निकालते हैं। वो पर डे के साथ बिल्कुल। पर वीक में होगा तो सिर्फ 1। बिल्कुल, आपको जो नंबर दिया हुआ है जितने दिन का निकालना है वो उतने दिन रख दो और फिर आप पर डे लिख दो। सिंपल। अगर यहाँ पे सेकेंड वीक की जगह अगर थर्ड वीक होगा था तो फिर टी की वैल्यू क्या रखते? 2 रखते, 2 वीक दे दिया ना आपको टाइम। भाई आपको पर वीक निकालना है क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन वीक आ रहा है वो वीक में आ रहा है, तो आप 1 की जगह 2 कर दोगे। बात समझ आ रही है? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैरामीटर आता है हमारे पास, सेक्स रेशियो। सर सेकंड तो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने अभी बोला था ना कि पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो तो सेक्स रेशियो, हमने कहा कि सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन, अरे क्या हो रहा भाई, हाँ? 100%। ठीक, इसको भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ जी,
क्या आएगा सेक्स रेशो? मेल इज टू फीमेल का रेशियो जो आता है कितना 1000 इज टू 1000 ही लिखा है ना 1500। आप इसको 2:3 लिख सकते हो, लेकिन हम इसको 100 की टर्म्स में बताते हैं, परसेंट की फॉर्म में बताते हैं। तो जब आप परसेंट की फॉर्म में बताओगे तो परसेंट में आप कितना बताओगे? मेरी बात समझ आ रही है? तो रेशो कितना आ गया आपका? 40:60 कि हर 100 इंडिविजुअल में से 40 तो हैं मेल्स और 60 हैं फीमेल्स। मेरी बात समझ आ रही है? तुमने कई बार ऐसे न्यूज़ पढ़े होंगे कि सेक्स रेशो किसी कंट्री का बहुत कम है, सेक्स रेशो किसी कंट्री का ज़्यादा है, कि पर मेल इतने फीमेल्स हैं या पर फीमेल इतने मेल्स हैं। तो ये आपको पॉपुलेशन के अंदर बताया जाता है कि सेक्स रेशो जो है किसी भी पॉपुलेशन का, मेल्स टू फीमेल्स रेशो जो है वो कितना है ना। तो ये बताया जाता है कि शादी तुम्हारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितनों की हो पाएगी, है ना। कि भैया इधर जैसे ये 40 ही हैं जिनकी शादी हो पाएगी, है ना। सॉरी, ये 40 की तो हो जाएगी, ये 20 जो हैं इधर शादी नहीं हो पाएगी लड़कियों की, है ना। कोई बात नहीं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 3 क्या है अपना? नंबर 3 जो पहले नंबर 2 था। यही था क्या नंबर 2? यस सर। पक्का? ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाएगा? उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। मेरी बात समझ आ रही है क्या? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हाँ जी, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा मोशन में नीट डिवीज़न में 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्या एक नंबर हो गया? एक सेशन बता देता हूँ सर। सेशन है हमारा 2025-26 25-26। तो सर इस सेशन 25-26 के अंदर एक गिवन टाइम के अंदर मोशन एजुकेशन के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये मोशन की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई फॉर ईयर 25-26। कोटा की पॉपुलेशन अभी 15 से 17 लाख है। मैं मान लेता हूँ इसको नेट ऑन नेट 16 लाख है ना, एक एवरेज ले लेते हैं। तो अभी कोटा की पॉपुलेशन 16 लाख है। तो ये क्या हो गया? कोटा की पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने कहा साइबेरियन क्रेन्स जो भरतपुर में आते हैं उनका नंबर बहुत कम होने लगा है और वो 10 के आसपास रह गया है। तो ये है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में हम बता रहे हैं, ठीक। एक पॉन्ड के अंदर क्लेमाइडोमोनास का नंबर माइक्रोस्कोपिक है, मिलियंस में हो सकता है। तो ये है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। मेरी बात समझ आ रही है क्या? अब
मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, मुझे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करना है, तो मेरे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। हमारी पॉपुलेशन कैसे काउंट होती है? नंबर कैसे काउंट होता, वही तो पूछ रहा हूँ। नंबर से तो होती है, सबकी नंबर से होगी भाई। हाँ, होती है। कैसे होती है? कौन काउंट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन? किसको पता लगा कि ये 8.8 बिलियन के ऊपर निकल चुके? कौन बता रहा हमें? सर, ये जो काउंटिंग होती है इसे कहा जाता है सेंसस। क्या कहा जाता है? सेंसस। और आपको पता है हर 10 साल में, 15 साल में एक बार एक कंट्री का सेंसस कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसमें होने वाले चेंज को, जो रजिस्टर्ड बर्थ्स होती हैं, रजिस्टर्ड डेथ होती हैं, क्योंकि बर्थ के बाद बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, तो उससे एक एवरेज नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है हमारा सेंसस। अब क्या होता है हमारे लिए, आपको पता है, आए घर पर आकर गेट बजाया, हाँ भाई कितने लोग हो घर में, है ना, कितने जो हैं वो इस एज के, इस जो इंडिविजुअल हैं वो इस ग्रुप के हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव एज के कितने हैं, वो सब कैलकुलेशन किया जाता है। बात समझ आ रही है कि भाई 18 साल से नीचे वाले कितने हैं, 18 साल से ऊपर वाले कितने हैं, 60 के ऊपर वाले कितने हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेशन हो गया। तो ये क्या किया जा रहा है कि घर घर जाकर नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है। बहुत आसान काम है ना, कि भाई हमारी पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कैसे कैलकुलेट किया? हमारी डायरेक्ट काउंटिंग करके। क्या डायरेक्ट काउंटिंग हो रही? अरे यस और नो? तो एक मेथड तो मेरे पास हो गया कि सर आप डायरेक्ट काउंटिंग कर लो, है ना। बहुत आसान मेथड है, कर भी सकते हो, लेकिन क्या हर जगह ये कर सकते हो? हैं कि आपसे कहा कि एक काम करो, अभी एक सेंचुरी खुली है, इस सेंचुरी के अंदर टाइगर हैं, तो जाओ उनकी पॉपुलेशन पता करो। तो आप उसकी हर केव में जाओगे, हर गुफा में जाओगे, गेट बजाओगे, हाँ भाई साहब, भाई घर पे कोई है, हाँ कितने हैं आपके बाल बच्चे, कितने हैं बीवियाँ, मतलब बीवी कितनी है, एक ही है, तो और बच्चे कितने हैं, ये सब चीज़ें पूछोगे? अरे हाँ कि ना, यही करोगे ना? या वो तुमसे हालचाल पूछ लेगा? हैं उससे पहले वो हमको बांट लेंगे। तो वो तुम्हारी पॉपुलेशन कम कर देंगे। तो क्या ये मेथड सब जगह अप्लाई कर सकते हो? तो हमारे पास दूसरा जो मेथड होगा वो है इनडायरेक्ट मेथड। मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड कैसा होता है कि सर मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है ना, मैंने मान लो कि ये एरिया जो है ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मैंने 1 स्क्वायर किलोमीटर के कितने ब्लॉक्स बना दिए? 5 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया। मैंने पांचों में टाइगर के नंबर को देखा। अब ये नंबर या तो मैं डायरेक्ट स्पॉटिंग कर लूं कि भाई दूर से देख लिया कि हाँ यहाँ 2-3 टाइगर इस एरिया में, मैंने 5-7 दिन तक ऑब्जर्व किया, मुझे 2-3 टाइगर जो हैं वही देखने को मिल रहे हैं। या फिर दूसरा मेथड है कि मैं उनके पग मार्क देखूं, पग मार्क उनके पंजे के निशान, कि मुझे कितने पग मार्क मिल रहे हैं, है ना। तीसरा मेथड है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं कि जो उनके फीकल पैलेट्स होते हैं, है ना, वो सुबह सुबह आए, जो रात को खाया होगा वो निकालेंगे, है ना। तो जो सुबह सुबह निकला, आपने उसको चेक किया कि ये आज का है, ताज़ा है या कल का है, तो आप डेली जा जाके वो स्पॉटिंग कर रहे हो कि भाई आज इधर 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 फ्रेश मिला, तो ये आज का है, इसका मतलब ये इतने टाइगर यहाँ पर हैं। तो ये फीकल पैलेट्स की काउंटिंग। तो इस इनडायरेक्ट मेथड से आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर टाइगर के नंबर को कैलकुलेट कर रहे हो। अब आपने 5 अलग अलग रीजन लिए, आपने क्या किया, इस रीजन के अंदर बता दिया फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो टाइगर दिखे मुझे वो दिखे 5, यहाँ दिखे 6, यहाँ दिखे 2, यहाँ दिखे 4, यहाँ दिखे अगेन 3। ठीक, तो आपने ये 5 एरियाज में कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया कितना था? 100 स्क्वायर किलोमीटर था। अपन ने 1 स्क्वायर किलोमीटर के ब्लॉक्स को मेजर किया। अब 1 स्क्वायर किलोमीटर के कितने ब्लॉक लिए अपन ने?
5 ब्लॉक्स लिए, पांचों ब्लॉक्स में नंबर का टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। एरिया कितने थे? पैचेस कितने थे? 5। तो हर पैच में कितने टाइगर एवरेज पर हैं? 4। मेरा एरिया टोटल कितना है? 100 square kilometer. अब 1 स्क्वायर किलोमीटर का एवरेज कितना है? 4। तो 100 स्क्वायर किलोमीटर में और लगभग कितने टाइगर होंगे? 400। बात समझ आ रही है? तो आपने टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको, डेंसिटी को कैलकुलेट किया एक इनडायरेक्ट मेथड से। आपने काउंटिंग नहीं करी टाइगर्स की जाकर, आपने इनडायरेक्ट मेथड को। अब मैं ऐसा थोड़ी पूरा जंगल घूमा, नहीं घूमा, मैंने इस जंगल के अंदर 5 एरियाज को डिफाइन करके वहां के एवरेज को निकाला। हो सकता है मेरा सैंपलिंग साइज और बड़ा कर लूं, मैं सैंपलिंग साइज को 10 एरियाज में, भाई 100 स्क्वायर किलोमीटर है तो उसमें 10 एरियाज कर लिए, 20 एरियाज कर लिए। लेकिन मैं इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करके क्या कर रहा हूं? पॉपुलेशन की काउंटिंग कर रहा हूं। तो देयर आर 2 मेथड्स फॉर काउंटिंग अ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। या तो डायरेक्टली आप काउंटिंग कर सकते हो, या फिर आप इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू उन्हें काउंट कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं इनडायरेक्ट काउंटिंग का, कि सर एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के ऊपर ग्रोथ हो रही है किसकी? बैक्टीरिया की। अब क्या डायरेक्टली नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल है आपके लिए? हैं? बैठकर गिनना शुरू कर दोगे क्या? No, sir. हैं? पॉसिबल है? नहीं है। तो हमने क्या किया, सर एक काम करो, आप ना इनडायरेक्ट मेथड यूज करो। कैसे करेंगे? हमने इसको आठ इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। 8 इक्वल हाफ्स में से मैंने एक हाफ का नंबर कैलकुलेट किया। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली यहां पर कितने मिले मुझे? 1000 बैक्टीरिया। तो प्लेट पर कितने बैक्टीरिया होंगे? लगभग पूरे प्लेट पर कितने होंगे? 8,000. बात समझ आ रही है? तो हम काउंटिंग, ये जितने भी मेथड्स यूज कर रहे हैं काउंटिंग के, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ काउंटिंग। समझ आ गया? बट डायरेक्ट तो बहुत आसान है। डायरेक्ट में तो कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट में तो सीधा जाकर आपको नंबर को देख लेना है ना? कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जैसे साइबेरियन क्रेन्स है, मुझे दिख रहा है कि साइबेरियन क्रेन्स आए हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर बैठे हुए हैं, मैंने सबकी काउंटिंग कर ली। लेकिन जिनकी स्पॉटिंग करना मुश्किल है, जिन्हें ढूंढना मुश्किल है, या जिनको ढूंढते ढूंढते हमारी जान को खतरा है कि भाई हमारी पॉपुलेशन कम हो जाए इधर, तो उनका हम डायरेक्ट कैलकुलेशन ना करके इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। समझ आ रही है बात? चलो तो वापस आते हैं। हमने कहा can be counted by using different methods। ठीक, फर्स्ट मेथड कौन सा है?
डायरेक्ट काउंटिंग। ये सब बता चुका हूँ, है ना। दस से या उससे भी कम हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको मिलियन में हो सकते हैं, है ना। अब क्लेमाइडोमोनास का नंबर आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। केवल ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक। कि नंबर कैन बी एज लो एज 10 और इट कैन बी एज हाई एज मिलियंस। नेक्स्ट टर्म आता है मेरे पास इसी में कि सर क्या होता है सेंसस। तो इट इज द काउंटिंग of individuals of different age groups in a population, ठीक। फिर एनसीईआरटी की लाइन, डायरेक्ट काउंटिंग मेथड इज द मोस्ट appropriate method for calculating पॉपुलेशन डेंसिटी। सही बात है या नहीं कि सर किसी भी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे बढ़िया मेथड जो मेरे पास अवेलेबल है वो कौन सा है? इट इज डायरेक्ट काउंटिंग, ठीक है। बट इन सम कंडीशंस it is either irrelevant or
डिफिकल्ट टू मेजर। दो बातें बोली मैंने कि इट इज आइदर इररेलेवेंट और इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। इररेलेवेंट क्या होता है अभी समझेंगे। डिफिकल्ट टू मेजर मैं आपको समझा चुका हूँ कि सर कई सारी सिचुएशंस में हम डायरेक्ट काउंटिंग नहीं कर सकते, तब हम क्या करते हैं, वी यूज़ इनडायरेक्ट या रिलेटिव डेंसिटी मेथड। ठीक, तो हमारा फर्स्ट था डायरेक्ट काउंटिंग, सेकंड आ रहा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, या तो हम क्या कर सकते हैं, पग मार्क्स को देख सकते हैं, या फिर हम क्या देख सकते हैं, फीकल पैलेट्स देख सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं एवरेज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक, इस एग्जाम्पल को अपन दोबारा से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, सेंसस ऑफ टाइगर्स इन 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कितने ब्लॉक्स बने? कितने? 1 किलोमीटर स्क्वायर ईच। ठीक, इसके अंदर हमने नंबर कैलकुलेट किया, यहाँ हमें मिले 5, यहाँ मिले 4, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितने थे? 6। ठीक, तो अब टाइगर पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास? 20। 400 इन 100 किलोमीटर्स। क्लियर है? यस। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल यहाँ से लिखना, बैक्टीरिया ऑन पेट्री डिश। टोटल कितना हो गया? ये जैसे क्लोमाइडोमोनास था, ये रिलेटिव डेंसिटी में नहीं आएगा फिर? तो मैंने बोला ना, दोनों में आप साइबेरियन क्रेन्स को भी जनरली रिलेटिव से भी करोगे।
है ना। हमने एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें वो कहाँ दिया हुआ है कि भाई हमने डायरेक्ट काउंटिंग में नंबर दे दिया आपको, वो तो काउंट करके बैठे हुए थे, उन्होंने काउंटिंग बता दिया आपको, जैसे उन्होंने साइबेरियन क्रेन्स को निकाल लिया कैलकुलेट करके। अब आता है थर्ड मेथड कि सर ये भी हो गया, लेकिन कुछ जगह आपने कहा कि ये तो डिफ़िकल्ट टू मेजर को आपने बता दिया, इररिलेवेंट कैसे बोल सकते हो कि आप नंबर को इररिलेवेंट बता रहे हो। तो थर्ड आता है हमारे पास बायोमास या फिर परसेंट कवर। क्या ज़रूरत पड़ी हमें बायोमास को कंसिडर करने की, ज़रूरत को समझो। मैंने कहा मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ये रहा, इस एरिया के अंदर लगा हुआ है एक बढ़िया सा बढ़िया नहीं लग रहा है, तो ये बढ़िया सा एक बनियान ट्री, अबे बनियान नहीं बे, बैनियन ट्री, बनियान ट्री। हाँ यार मतलब सुबह सुबह मस्ती। नंबर कितना है इसका? केवल एक। ठीक, अब मैंने कहा इसके कंपैरिजन में नीचे हमने लगा दी छोटी छोटी ढेर सारे प्लांट्स। कौन से प्लांट लिए हम लोगों ने? एनसीईआरटी कहती है आप ले लो पार्थेनियम या फिर दूसरा नाम कैरेट ग्रास। इस कंडीशन में अभी कितने प्लांट्स हैं कैरेट ग्रास के? तो एक बात बताओ, जो विजिबल पॉपुलेशन होगी उसको ये बोलना सही है कि सर यहाँ की जो डोमिनेटिंग स्पीशीज है वो पार्थेनियम है, कि यहाँ का जो इकोसिस्टम वो है जो है वो पार्थेनियम चला रहा है, क्या ये बात सही है? या मुझे ये बोलना चाहिए कि सर यहाँ का जो कीस्टोन है, मतलब इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, वो कौन सा है? बैनियन ट्री। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारा इकोसिस्टम जो है वो डिपेंडेंट होगा, हाँ कि ना? क्योंकि इसका बायोमास बहुत ज़्यादा है, इसका परसेंट कवर, भाई एरिया कवरेज इसका बहुत कम होगा, छोटे से एरिया में 200 प्लांट ग्रो कर गए, लेकिन इसका एरिया ऑफ कवरेज बहुत ज़्यादा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? परसेंट कवर, या फिर उसको दूसरा टर्म दिया आपने बायोमास। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बायोमास, भाई एक प्लांट का ये जो वेट आएगा, एवरेज वेट, वो 10-15 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, ये एक का ही वेट हज़ारों टन है ना, ये टन्स में आएगा वेट, 1000 केजीज के आसपास। तो यहाँ पर देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बायोमास। तो इसीलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोमास और परसेंट कवर। तो दिस हैज़ more biomass as compared to Parthenium
क्लियर? इतना समझ आ गया? तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, बायोमास या परसेंट कवर को। लिखो इसको। अब पॉपुलेशन डेंसिटी निकल गई, अब अपन देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगला आता है मेरे पास सर स्लाइड बैक कर दीजिए। कितना बैक? 2 स्लाइड बैक। 2 स्लाइड बैक? कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, यहां रह गए हो तुम? हो गया सर। चलो जी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? बोलो, एक बात को समझो। कोटा की पॉपुलेशन मैंने अभी आपको बताई 15 लाख, 16 लाख, जो भी है। क्या वो एक फिक्स पैरामीटर है? बोलो, क्या वो एक फिक्स पैरामीटर है? एक जंगल के अंदर टाइगर का पॉपुलेशन निकाला, क्या वो फिक्स पैरामीटर है कि नहीं? 400 आपने बोला तो भाई 400 ही रहेंगे जिंदगी भर। क्या वो चेंज होगा? बोलो, क्या वो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली? यस सर। तो ये जो चेंज है, इसी को आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन ग्रोथ। कि सर ओवरऑल डेथ, बर्थ, आने वाले जाने वाले, कंपटीशन की वजह से कई सारे फैक्टर, कंपटीशन है उसकी वजह से कई सारे इंडिविजुअल्स अफेक्ट होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको अफेक्ट करते हैं, उसमें चेंज करते हैं। और होने वाले चेंज को आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन ग्रोथ। मेरी बात समझ आ रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है। यानी किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है, किसी जगह का पॉपुलेशन कम भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है सारी? चलो, तो इसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, पॉपुलेशन डेंसिटी is not a static parameter. स्टैटिक पैरामीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? कि सर ये कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है एंड इट इज अफेक्टेड बाय various factors like food availability, कि भाई एक जगह पर खाना कितना अवेलेबल है, वहाँ कंपटीशन कितना है, वहाँ पे प्रेडेशन भी हो रहा है ना? एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं? क्लियर? तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसका नंबर वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा। अब हम इसको 4 पैरामीटर्स की हेल्प से डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
हाँ जी, सर पढ़ के लिखिएगा सर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा वीडियो ऑप्शन। अरे रुको तो सही, अभी देख लेना, मैं हटूंगा नहीं नहीं सर, जब आप लिखते हो ना हाँ। वो बोल के लिखिएगा। अच्छा, क्यों? वो बोल के लिखिएगा। अच्छा वीडियो ब्लर आ रही है सर। अच्छा, तुम्हारी वीडियो ब्लर आ रही है। हाँ क्लास वाला। चलो, तो मैंने कहा यहाँ पर देर आर 4 पैरामीटर्स विच अफेक्ट द ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी। की पॉपुलेशन डेंसिटी को, अब जैसे हमने कहा कंपटीशन हो रहा है ना, किसी जगह फूड ज़्यादा है, किसी जगह फूड कम है। जहाँ फूड ज़्यादा होगा वहाँ पॉपुलेशन अपने आप बढ़ेगी, जहाँ फूड कम होगा वहाँ पॉपुलेशन कम होगी। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए, कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ से छोड़कर चले जाएँ। तो इनको मैंने ओवरऑल 4 टर्म्स में कैलकुलेट किया, 4 पैरामीटर्स में कैलकुलेट किया। अभी 4 पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर मैं लेता हूँ नेटैलिटी। नेटैलिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? बी से। व्हाट इज नेटैलिटी? एक जगह पर नए इंडिविजुअल्स कितने हैं जिनका बर्थ हुआ। बर्थ रेट नहीं निकाल रहे हैं, कितने नए इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ। जैसे लोटस पॉन्ड में 8 नए इंडिविजुअल बने थे, है ना। तो यहां पर हम वो नंबर जो बता रहे हैं वो है उसकी नेटैलिटी। मेरी बात समझ आ रही है? तो number of new individuals in a population। ठीक, जिनकी बर्थ हुई उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेटैलिटी। सेकंड आता है हमारे पास मोर्टैलिटी, रिप्रेजेंट किया डी से। क्या होता है सर? कितनी डेथ हुई एक पॉपुलेशन में, उससे आप क्या बोल रहे हो? उसकी नेटैलिटी। थर्ड आता है इमिग्रेशन, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आई से। इमिग्रेशन मतलब कितने इंडिविजुअल्स बाहर से उस पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं। that migrated पर्टिकुलर एरिया। और लास्ट है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, रिप्रेजेंट करेंगे ई से। क्या होता है कि सर कितने इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन से निकलकर माइग्रेट कर कर दूसरी जगह गए। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स that migrated to other areas from a particular area। मेरी बात समझ आ रही है?
तो कितने फैक्टर्स लिए मैंने टोटल? 4, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ठीक, अब एक फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक, अरे रुको यार, पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको मैंने बोला n। अब n पर कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो यहां पर आए, ठीक, इसको मैंने बोला क्या, या तो मैं इसको बोलता हूं इमिग्रेशन, रिप्रेजेंट करोगे किससे? आई से, ठीक। कितने यहां से गए उसको बोला एमिग्रेशन, रिप्रेजेंट करोगे ई से। इसके बाद कितनी बर्थ हो रही है इसको रिप्रेजेंट करोगे बी से, नेटैलिटी। कितनी डेथ हो रही है इसको रिप्रेजेंट करोगे किससे? डी से, ठीक, यही हो रहा है। अब आपसे कहा एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? नेटैलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन प्लस चलो, तो मेरे हिसाब से सबकी मैथ्स इतनी बढ़िया है कि ये कैलकुलेशन हो सकता है ना। हम कह रहे हैं कि सर पॉपुलेशन एट टाइम टी को आप कह दो NT, ठीक। आप NT को कैलकुलेट करोगे N प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस कैसे कैलकुलेट किया, समझ आ गया? यस सर। चलो तो इसको लिखो आराम से। अब सर नेटैलिटी और बर्थ रेट में क्या फर्क है कि नेटैलिटी को तो आप नंबर बता रहे हो कि डायरेक्टली आपने कह दिया कि भाई 100 इंडिविजुअल्स में से 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन थी जिसमें 10 इंडिविजुअल की डेथ हो गई, तो ये तो आपने नेटैलिटी बता दी, मोर्टेलिटी बता दी। आपने बताया पर इंडिविजुअल आप कैलकुलेट कर रहे हो, पर कैपिटा कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो रेट हो जाता है कि एक पॉपुलेशन में ओवरऑल क्या रेट से डेथ हो रही है, क्या रेट से बर्थ हो रही है ना।